सर, अब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं अक्टूबर 7 तारीख को बेंगलुरु से निकल कर 8 तारीख को नागपुर में गया। वहाँ शिवसेना के जिम्मेदारों से बात हुई। वहाँ से 9 तारीख को दिल्ली को गया। दिल्ली में चंद सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ और आम आदमी के पार्टी के जो कैसे तुम्हारे पुरुष कमेटी के चेयरमैन हैं FM इस्माइली साहब, उन्होंने और उनके साथ यहाँ मिलकर एक बैठक करे। उसके बाद हम 10 तारीख को लखनऊ गए। लखनऊ में जो है हमारे वो इसके टिले मस्जिद के इमाम, उनके वालिद जो है उलमा काउंसिल बोर्ड चलाते थे, तो जिसकी वजह से उनके पास 2000 से ज़्यादा इमामों के इमाम हैं। उनके साथ मेरी एक घंटे से 1.5 घंटा तक बात हुई, तो वो भी हमारी बात से मुझे। तो वहाँ से हमें देवा शरीफ को गए। वहाँ जमा खान मानी साहब से बातचीत हुई। तो वहाँ से कलियर शरीफ आए। हाँ, कलियर शरीफ में जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो दरगाह की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते कर बोले, तो वहाँ कोई बात नहीं हुई। तो वहाँ से अमृतसर चले गए। अमृतसर में जो है गुरनाम सिंह चुड़नी जो है ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी हमारी बैठक हुई। तो वहाँ से निकलकर मैं सहारनपुर आया। सहारनपुर में वहाँ जिम्मेदारों से बातचीत हुई। तो वहाँ मुझे अब्दुल रहमान साहब आए थे। आकर मिलकर वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, हमारे ख्यालात का मैं इज़हार करें, और भी बहुत सारे जिम्मेदारों से बात हुई। तो सहारनपुर से हमें फिर बड़गांव में जो है मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय नेताओं ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। उसमें मुझे एज ए मेहमान खुशी से बुलाया गया। तो वहाँ भी तबादले ख्याल हुआ। तो वहाँ जो है बुद्ध समाज के धर्म गुरुओं से भी बातचीत हुई। तो वहाँ से निकलकर फिर मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में जो है हमारे तौक़ीर रज़ा साहब जो इमामों के इमाम हैं, बरेली के इमाम हैं, उनके घर में एक बैठक थी। तो वहाँ जाहिद महमूद साहब ये अफसरों के अफसर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इन्हों और इनके साथ गोरखपुर के इमाम मोहम्मद फारूक साहब और UDA के कोऑर्डिनेटर है आदिल गांधी साहब। यह हमारी एक 1.5 घंटा बैठक थी। तो वहाँ मैं उनसे एक सवाल किया कि आज हम कौन सी पार्टी को वोट करें, क्योंकि आप इमामों के इमाम हैं, आप तय करें तो हम आपके साथ हैं। मैं उनको ये बात बताया। तो उन्होंने अपनी राय पेश की कि हम मुसलमानों में तमाम इमाम मुत्तहिद नहीं। अब मुत्तहिद नहीं करने में मैं वहाँ भी नहीं रुका। मैं वहाँ क्या बताया, देखो साहब हम मुत्तहिद होने वाले थे। वो पूछे क्यों, तो मैं बताया अली रज़ी अल्लाह अन्हु, माँ खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये 3 लोग जो है जैसे ही हुजूर को नबूवत का ऐलान हुआ, इन्होंने आँख मूंझकर ईमान लाया। ये एक नमूने के मुसलमान। और दूसरे जो मुसलमान हैं उनको इल्म था कि ऐसे टाइम में हुजूर आएंगे, उनके ये आसार हैं, वो इल्म था। वो दूसरे नमूने के। और तीसरे नमूने के जो है हुजूर के मौजिज़ात देखे, अबू जहल के सवालात और हुजूर के मौजिज़ात देखो ईमान लाए। अब चौथे नमूने के मुसलमान जो हैं हुजूर के अखलाक, लोग गालियाँ देते उनके काम करना, उनकी भलाई करना, उनके अखलाक देखो ईमान लाए। चौथे नंबर के मुसलमान भी चार को किसी न किसी तरह मना सकते हैं। अब 5वें नंबर के मुसलमान वो हैं जो मरता क्या नहीं करता,
जब मक्का फतह हुआ तो मक्का फतह होने के बाद मजबूरी में ईमान लाए। जो मजबूरी में ईमान लाए, अगर वो लोग जो है आज मुनाफिक का काम करें तो हम क्या कर सकते हैं? उनको हमें मुत्तहिद नहीं कर सकते। इसलिए तो उन्होंने बोले क्या करना, तो मैं बोला आप अच्छे हैं बुरे हैं ये मुझे पता नहीं, और मैं पता करना चाहता भी नहीं। मैं आपके साथ अच्छा हूँ, आप मेरे साथ अच्छे हैं। हम तमाम मिलकर हमारे अपने हम ख्याल लोगों को लेकर किसी एक पार्टी का साथ देंगे, तो किसी एक पार्टी का साथ देंगे। वो पार्टी ऐसी हो जो 543 लोकसभा पर अपने कैंडिडेट उतारे। अगर वो नहीं उतार सकती तो जहाँ पर वो नहीं उतारेगी वहाँ मैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारूँगा, और मैं वो पार्टी को बिला शर्त साथ दूँगा। आपके पार्टी का कोई पद नहीं चाहिए हमें, आपकी तरफ से कोई पैसा नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि इतनी सीटां छोड़ को देकर हम डिमांड नहीं करेंगे। वो पहले अपने कितने ठहरा करती ठहरा करें, ठहरा करने के बाद दूसरे पार्टियाँ जो वो पार्टी को समर्थन देना चाहती वो हमारे पास आएंगे, हमें उनको कहाँ ठहरना, कितने सीट छोड़ना छोड़ कर देंगे। बकिया सीट बचे तो हम लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। किस तरह का फैसला करो तो मैं ये फैसला उनके सामने रख देंगे। तो वो फैसले के लिए वो अपने साथियों से तबादले ख्याल करके मुझे जवाब देने वाले हैं। अगर वो जवाब देंगे तो मैं जवाब उनका कबूल करूँगा, अगर जवाब नहीं देंगे तो टीले वाले मस्जिद के इमाम भी जवाब देने का एक वादा किए हैं, उनका भी जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फैसला करूँगा। अच्छा, और एक बात, अभी जो पंच राज्यों में करके बोले तो पंच राज्यों के ने आप तो कह दिए कि अपने कैंडिडेट्स कोई डाल रहे क्या? देखो, मैं कैंडिडेट डालने के इरादे से राजस्थान गया था, भोपाल में 2 दिन था, राजस्थान में 2 दिन था। तो हालात ऐसे हैं कि जो सामने वाली पार्टियाँ हैं, अब हमारी पार्टी में तो पुराने नेता तो नहीं हैं, अब हमें नए नेता की तलाश है। वो कब होता है तो जब उनकी पार्टी में वो टिकट नहीं मिलने के बाद वो हमारी पार्टी पे आएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो रहा, वो टिकट कब देंगे, सभा 2-3 दिन लास्ट डेट रहेगा जब वो बी फॉर्म देंगे। जब बी फॉर्म देंगे तो 3 दिन में क्या फैसला करेंगे, ये नहीं हो रहा। दूसरी बात, चंद लोग जो है नॉमिनेशन करने हमारे पास पैसे पूछ रहे हैं। अब हमारे पास वो नॉमिनेशन को पैसे पूछे तो हम दे सकते हैं, फ़ायदा क्या? हम किसी को होड़ फोड़ कर राजनीति करना या कचरा पॉलिटिक्स करना हमारा काम नहीं। हमारा कैंडिडेट अगर जीतता है तो हम उतारेंगे, नहीं तो नहीं। तो पंच राज्यों में भी अगर आपका कैंडिडेट जीतता है करके बोले तो पंच राज्यों में भी आप कैंडिडेट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे? हाँ, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ हमारी पार्टी में मेरे उसूल अलग हैं। हमारी पार्टी के फाउंडर जो सदर हैं उनके उसूल अलग हैं। तो हमारे उसूल, मेरे उसूल क्या हैं? जीतने वाले कैंडिडेट को उतारना। तो हमारे जो पार्टी के फाउंडर सदर जो है शेख जलील साहब है, वो तेलंगाना में कैंडिडेट को लमसम पैसे देकर उतार रहे हैं। तो वो उतार रहे हैं तो हम रोक नहीं सकते उनको। अच्छा, तेलंगाना में कैंडिडेट उतारने के लिए तो अभी कैंडिडेट कितने हैं? अब फिलहाल तो 5 उतर रहे हैं। 5 कहाँ पर है? अब 25 तक उतर सकते हैं। बीजेपी के जो पार्टी है उन सब बीजेपी की पार्टी जो है सर्वसम्मति आम राय से जो है मोदी जी को पीएम मान चुके हैं। करेक्ट, बराबर। जब पीएम माने हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनके हम ख्याल पार्टियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, बराबर। तो कौन से पार्टियों को जोड़ रहे हैं? उनके पास जुड़ने वाली पार्टी सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए राजी होना, नंबर 1 शर्त। दूसरा, बीजेपी के जो भी उसूल हैं उसमें बाधा नहीं डालना। तीसरा, आने वाले दिनों में जो भी अमेंडमेंट लाएंगे आंख मूंछ कर साइन करना। इस तरह के उन्होंने कंडीशनों पर 38 से 48 पार्टियों के साथ तो समझौता कर लिया। वो उनका एक मामला है। और दूसरी तरफ जो है इंडिया है, इंडिया वाले जो है ये फिलहाल 29 पार्टियों के साथ इनका समझौता हो गया, वो पार्टी तक जा सकता है। समझ आ रहा हूँ? जब ये पार्टियाँ किसके कहा, इंडिया के 40 पार्टियाँ एक तरफ वोटिंग करेंगे
और बीजेपी की आज पार्टी तो आने वाले दिनों में 50 तक जा सकते हैं। वो 50 पार्टियां एक तरफ होंगे तो वो 50 पार्टियों वाले 5 पार्टी में अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे। बात समझ रहे हैं आप? इंडिया वाले 40 पार्टियों का एक कैंडिडेट उतारेंगे। अब जो जिस पार्टी को वहाँ क्या, जिस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? यानी अब लोकल पार्टियों के साथ भी जुड़ सकता है या इंडिपेंडेंट भी ठहर सकता है। वैसी जगह पर कोई ना कोई हमारी पार्टी का दरवाज़ा खटखटाएगा। इस तरीके से हमारी पार्टी जो है पूरे देश में तीसरे नंबर पर आने के इम्कानात हैं, अगर फाउंडर सदर मेरी बात मानकर मेरे उसूलों से चले तो। अगर फाउंडर सदर मानना नहीं करे तो वो उनका मान, और मेरे सिवा दूसरा स्पीकर नहीं है। हमें हकीकत बात करना, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अब सामने वाला जो है तगड़ा कैंडिडेट ठहरा तो वो जीत सकता है, तो मुश्किल से हम ना तुम्हारे कुश्ती में एक तगड़ा कैंडिडेट जीतने वाला खड़ गया, शांतराजू। वो कम से कम 150 करोड़ का मालिक था और पूरे लोगों पर छाया हुआ था। हम वहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे, स्पीच भी करे हम, तो माहौल बन गया। माहौल बनते ही अब रही ब्याटाइनपुरा में मकसूद अच्छा टक्कर दे रहे थे, तो वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट हारता कर को चंद मस्जिदों के लीड जिम्मेदारों जो है उनको दबाव डाले का उनका मुझे फ़ोन आया। सेम टाइम में हमारे खलेरे भाई हैं खुतबुद्दीन मुल्ला साहब जो रिटायर्ड एसपी हैं, उनके बाप भी एसपी थे, तो उन्होंने क्या बोले, देख बा कौम की भला है तू भी मान लेकर बोले, तो मैं वहाँ भी मानना पड़ा। तो सामने वाली पार्टियाँ और हम ना चाहने वाले जो हैं ये एक तरह का हम पर दबाव डाल रहे, तुम वोट मत फोड़ो, वोट मत फोड़ो। हम वोट फोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कब तुम्हारी पार्टियों में तुम्हारे उसूल सही कर लो, तुम्हारे में 3-13 नोट रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो सही फैसला तो आप ले लो, हमें तोहमत मत दो कि हम वोट फोड़ रहे हैं, क्योंकि सियासत में हमारी पार्टी को आज़ादी है। जब पार्टी नहीं रहे तो मैं खुद आज़ाद उम्मीदवार बनकर भी ठहर सकता हूँ। जब मैं देखो आप ये तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो मैं MA BEd हूँ, 40 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में छाती ठोक कर काम किया हूँ, हर चीज़ का तजुर्बा है। और उर्दू अशआर लिखता हूँ, कन्नड़ा अशआर लिखता हूँ, हिंदी लिखता हूँ। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से मुझे वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेने का मौका मिला, कवि सम्मेलन में भी हिस्सा लेता हूँ, और मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पर कुछ ना कुछ लिखता हूँ और वहीं पे बोल के आता हूँ। तो इस तरह मेरे में हर तरह की क्वालिटी है। तो कोई भी पार्टी मेरे घर को आपको टिकट तो नहीं दे रही मुझे। अब मेरे चाहने वाले मुझे तुम इलेक्शन में ठहरो कर को बोले, तो मुझे आप जैसा एक चाहने वाला भी अगर 10 जने चाहने वाले बोले तो मैं नॉमिनेशन करूँ। नॉमिनेशन करने के बाद मेरा एक उसूल क्या है, तो मुझे वोट दो, मैं नहीं मांगूंगा। मेरे खिदमत अगर आपको ज़रूरी है, जितने कैंडिडेट ठहरे हैं उन कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं तो दे दो, तुम्हारा वोट तुम्हारा। किसी भी नहीं देना चाहते, मुझे देना चाहते हैं तो मैं ले रहा हूँ आपकी खिदमत करने के लिए। मुझे कोई आप पर दबाव डालना, आपका हो अधिकार छीनना या मुलाजे में डालना, वो मेरा मकसद नहीं है। और आपको वोट दे पैसे लेकर खरीदना भी मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप नौरन कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, बोलो, तो समझो आपकी पार्टी छोड़कर किसी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी रो, MIM रो, अगर कोई भी सपोर्ट करो बोले तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखो बात यह है कि मैं पहले से बताया हूँ, मैं सर्वधर्म सम्मानित व्यक्ति, सर्वभाषा सम्मानित व्यक्ति, सर्व प्रांत सम्मानित व्यक्ति और सर्व पक्ष सम्मानित व्यक्ति और सर्व संगठन यानी RSS से लेकर ये PFI जितने भी लड़कुमर हैं ना, वो तमाम भी मेरे अपने हैं।
ये देश मेरा है, इस विचारधारा पर मैं जी रहा हूँ। इसलिए हर पार्टी का आदमी मेरी इज्जत करता है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सवाल ये है कि मैं मेरी पार्टी को छोड़कर किसे बोला, मैं कौन सी पार्टी का नेता मेरे घर को आएगा, उस पार्टी के 292 लोकसभा मेंबर मैं जिता के बताऊँ।